इंजीनियर बनने का सपना देखा है, एडवोकेट बनने का सपना देखा है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का सपना देखा है, तो निश्चित है आज से उसकी शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। काफी मिन्नतें की लेकिन मेरा काम नहीं हुआ दोस्तों। आखिर मुझे वहां से जाना पड़ा और कई स्कूलों में मैं दर दर भटकते रहा एडमिशन के लिए, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मैं मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं भटकते भटकते एक महात्मा गांधी स्कूल है, मैं वहां पहुंचा और महात्मा गांधी स्कूल में प्रिंसिपल साहब से कहा कि हमें सीए करना है और हर हाल में हमें 12वीं की मार्कशीट चाहिए। उन्होंने कहा 12वीं से पहले 10वीं, तो मैंने 10वीं में आप एडमिशन दे दो। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि हम तुम्हें डायरेक्ट 10वीं परीक्षा देते, लेकिन हाँ एक काम करो, तुम बोर्ड ऑफिस चले जाओ, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड चले जाओ, वहां पर सरकार ने पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है। ऐसे बच्चे जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भर सकते हैं और साथ में आपको 4 चांस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 चांस। आप 4 बार में पास कर सकते हो। चाहो तो एक एक विषय निकालो, चाहो तो 2-2 विषय निकालो। 8 विषय पास करने के लिए आपको किसी भी तरह आप पास कर सकते हो। ये सुन के मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा अरे वाह, 2 साल में तो मैं पास कर ही लूंगा, 4 चांस में तो मैं 10वीं को पास कर ही दूंगा। दोस्तों, हर काम के लिए एक प्लानिंग होती है। बिना प्लानिंग के कोई काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा सीए करने के लिए 1000 लोग जाते हैं, लेकिन 995 लोग वापस आ जाते हैं, या उसमें से 850 वापस आ जाते हैं। करीब 10 से 12% का रिजल्ट होता है सीए फाइनल का, बल्कि और भी कम होता है, 6-7%। उसकी वजह क्या थी वो हम चर्चाएं थोड़ा देर बाद करेंगे। आप किसी भी एग्जाम को फेस करें, लेकिन आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए होती। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने बोर्ड ऑफिस पहुंच गया और बोर्ड ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने 10वीं का फॉर्म भर दिया, 10th का फॉर्म भरा। 1500 रुपये फीस ली, बड़ी मुश्किल से 1500 रुपये जोड़े थे। आखिर वो 1500 रुपये मैंने फीस दी और वहीं से किताबें आ गई, वहीं से सारी किताबें आ गई। किताब आने के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। एक बार में 2 विषय निकाले, दूसरी बार में 2 विषय, तीसरी बार में 6, इस बार चौथी बार में पूरे 8 विषय निकाल के मैंने 10वीं पास कर ही ली। जब 10वीं पास करने के बाद मैं बताना चाहता हूँ कितने चैलेंज आते हैं जीवन में। जब 10वीं पास करने के बाद मैं मार्कशीट लेके आईसीआई पहुंचा, मैंने कहा सर मैंने 10वीं पास कर ली है, तो 10वीं से एडमिशन आप कर दो। उन्होंने कहा 12वीं की मार्कशीट ही चाहिए, और ये जो मार्कशीट आप दिखा रहे हो ओपन पत्राचार की, इसकी कोई मान्यता नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इससे आप सीए क्या कोई भी एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ये बात सुन के मैं सच में डर गया। मेरा बरसों का बना बनाया सपना जो मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि जीवन में सफल बनने के लिए आपको सिर्फ पढ़ाई करना है बस, और पढ़ाई कर लोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जो सपने मैंने बनाए थे वो सारे के सारे सपने जो हैं मुझे बिखरने लगे। जब सपने बिखरने लगे तो मैं बहुत उदास होके एक स्कूल में पहुंचा। उस स्कूल का नाम था मॉडल स्कूल, जो कि न्यू मार्केट में था। वहाँ के प्रिंसिपल सर से मिला और उनसे कहा कि आप मेरे को 11वीं क्लास में कॉमर्स में एडमिशन दे दीजिए, क्योंकि मुझे सीए करना है और सीए के लिए कॉमर्स का होना जरूरी है। उन्होंने मार्कशीट देखी और कहा कि देखो बेटा, इस मार्कशीट से हम तुम्हें 11वीं क्लास में एडमिशन नहीं दे सकते, इस मार्कशीट से आप कुछ भी नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, वो पल कैसा रहा होगा आप सोच सकते हैं, जिसने सपने बनाए हो आगे बढ़ने के, और जब उसको ये पता चले कि इतनी मेहनत से 2 साल की मेहनत से उसने 10वीं की मार्कशीट लेकर आया, उसकी कोई वैल्यू नहीं।
मैं बहुत गुस्से में आ गया और वहीं जोर जोर चिल्लाने लगा। चिल्लाता देख प्रिंसिपल साहब ने वॉचमैन को बुलाया और मुझे बाहर कर दिया। मैं गेट पर नारेबाजी करने लगा कि मुझे आपको एडमिशन देना पड़ेगा, कैसे भी देना पड़ेगा। कुछ देर में गार्ड आते हैं और बोलते हैं कि आप शांत होकर खड़े रहो, साइड उठा के चिल्लाओ। मेरे दोस्तों, मैं इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह आप जिंदगी की सफलता पाने के लिए आपको कितनी जिद करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जब आप उस चरण को छूना चाहते हैं तो। और उसके बाद मैं वहाँ खड़ा रहा, चिल्लाता रहा। तभी एक अधिकारी, शायद वो डीओ साहब होंगे, वो उस स्कूल में कुछ इंस्पेक्शन के काम से आए। तो मेरे को चिल्लाता देख उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ बच्चे, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने कहा, सर मेरे पास 10वीं की मार्कशीट है और वो अंदर एडमिशन नहीं दे रहे। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? वो कहते इसकी मान्यता नहीं है। तो उन्होंने कहा, तुम शांत रहो, मैं प्रिंसिपल साहब से बात करके आता हूँ। कुछ देर बाद शायद प्रिंसिपल सर की मीटिंग हुई, सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। अंदर बुलाकर उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, इस मार्कशीट में हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते। जिसने तुम्हें मार्कशीट दी है, एक काम करो, तुम क्यों नहीं जाकर उनसे बात करते? फ्रेंड्स, मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, उसके बाजू में जो ओपन पत्राचार का बोर्ड का ऑफिस था, मैं वहाँ पहुँच गया और डायरेक्टर साहब के पास सीधा गया और जाके कहा, मैंने कहा, सर आपने जो मार्कशीट दी है मेरे को, इसको पास करने में मैंने 2 साल लगाए, बड़ी मेहनत से पास किया हूँ, और जब जब आपने मुझे फेल किया तब मैंने 500 रुपये की फीस दी है फॉर्म भरने के लिए, और सब लोग कहते हैं इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी रिकग्निशन नहीं है। उन्होंने कहा, कौन कौन ऐसा बोलते हैं? मैंने कहा, सभी लोग बोल रहे हैं। डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप 2 दिन रुको, हम आपको बुलाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं 2 दिन बाद गया तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुझे दी, जिसमें लिखा था कि ओपन पत्राचार की मान्यता ठीक वैसी है जैसे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड की है। ये चिट्ठी लेकर मैं वापिस मॉडल स्कूल पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा सीधा, मैंने कहा, ये लीजिए कागज और अब दीजिए एडमिशन, ये लीजिए कागज और दीजिए एडमिशन। प्रिंसिपल साहब ने कहा, ये कागज अपने पास रखो, इस कागज से हम एडमिशन नहीं दे सकते। मैंने कहा, फिर मैं थोड़ा नरम हुआ और मैं गिड़गिड़ाता उससे कहा, आप ऐसा मत करो सर, नहीं तो फिर मेरा भविष्य क्या होगा? तब उन्होंने कहा, एक काम कर सकते तुम्हारे लिए, वो ये कर सकते हैं कि तुम 12वीं क्लास ओपन पत्राचार से दो और उसमें एक बार फेल हो जाओ, 12वीं उसमें एक बार फेल हो जाओ और फेल की मार्कशीट हमारे पास लेकर आना, तो अब भी हम तुमको रेगुलर एडमिशन नहीं देंगे, हम आपको प्राइवेट फार्म भरवा देंगे, एमपी बोर्ड वाला। मैंने कहा, चलो कम से कम यही सही, कोई रास्ता तो मिला। फिर मैंने 12वीं एक बार फेल हुआ और फेल की मार्कशीट लेके मैं प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचा। मैं प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा प्राइवेट में नाम लिखा और साथ में उन्होंने कहा अपने शिक्षक गणों को बुला के, टीचर्स को बुला के, ये लड़का बहुत जिद्दी है और ये जीवन जरूर कुछ करेगा, तो इसको एक काम करो, इसका नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ क्लास के पीछे बिठा देना, जब इकोनॉमिक्स की क्लास हो, अकाउंट्स की क्लास पढ़ाए तो इसको भी थोड़ा पढ़ा दिया करो। इस प्रकार दोस्तों, मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर उसके बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर किया, फिर सेकेंड ईयर किया और उसके बाद मैंने रेगुलर बीकॉम फाइनल चित्रांश कॉलेज में करके मैंने सीए में अपना एडमिशन लिया। जब सीए में एडमिशन लिया तो वहाँ पर भी मुझे पहली बार सफलता का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं और क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट कैसे करते, मुझे इनका पता नहीं था। जब पता नहीं था तो क्या हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था। मैं पहली बार फेल हुआ,
मैं दूसरी बार फेल हो गया, सीए में तीसरी बार भी फेल हो गया। जब मैं चौथी बार फेल हुआ तब मुझको लगने लगा शायद मुझसे ये एग्जाम पास नहीं हो पाए। उसके बाद मैंने टेक्निक लगाना शुरू किया। मुझे लगने लगा था कि बड़े बड़े एग्जाम मेहनत से पास नहीं होते हैं, बल्कि कुछ ट्रिक से पास होते हैं, कुछ टेक्निकों से पास होते हैं। फिर उसके बाद मैंने 5वां प्रयास किया अपना, लेकिन मैं 5वीं बार भी असफल रहा। फिर जब मैं 5वीं बार असफल रहा तो मेरे सामने करो या करो की स्थिति आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने ढेर सारे सपने बनाए थे, अपने दोस्तों को डिक्लेयर किया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा और बहुत जल्दी सबको दिखाने आऊंगा। इस तरह का मैंने बहुत सारे लोगों को शो ऑन कर दिया, तो मुझे बड़ा दुख होने लगा कि आखिर क्या होगा। दोस्तों, 5वें अटेम्प्ट में फेल होने के बाद जब मैं 6वीं बार भी फेल हो गया तब मुझे चिंता होने लगी। और उसके बाद उस समय शिक्षण की किताब आई थी, यू कैन विन, जीत आपकी। पेपर में विज्ञापन छपा, अगर आप लगातार निराश हो रहे हैं और हताश हो रहे हैं तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें। मैंने 250 रुपये खर्चा करके, 250 रुपये खर्चा करके वो किताब लेकर आया और लाने के बाद मैंने इसको पढ़ा। उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी थी। उसमें लिखा था, अगर आप वही कर रहे हैं जो बार बार करते आ रहे हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो मिलता आ रहा है। इस बात ने मेरे अंदर एक नया परिवर्तन लाया कि सच में मैं उसी तरह पढ़ रहा हूं, उसी टेक्निक को अपना रहा हूं जो मैं करते चला आ रहा हूं, इसलिए मैं लगातार फेल हो रहा हूं। और फिर मैंने 6वीं बार में अपने आप को बिल्कुल एकदम चेंज किया। चेंज करने का मतलब है, मैंने एक शिक्षक को अपना गुरु बनाया, उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि सिद्धार्थ सर, मैं लगातार असफल हो रहा हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझसे गलतियां कहाँ हो रही। उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखने को कहे, मैंने लिख के दिए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा लिखते हो, जो नहीं चाहिए वो भी तुम लिख रहे हो, इससे तुम समय भी खराब कर रहे हो, एग्जामिनर को इरिटेट भी कर रहे हो। तुम्हारी असफलता का कारण यही है और तुम्हारी हैंड राइटिंग। मैंने दोनों में इम्प्रूवमेंट किया। जब दोनों में इम्प्रूवमेंट किया और मैंने 7वां अटेम्प्ट दिया, दोस्तों मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया सीए में। अचानक 300 में से 187 नंबर आ गए। मतलब पहले तो पास होने के लाले पड़ रहे थे, मतलब पहले पास होने में दिक्कत हो रही थी और अचानक ये क्या हो गया कि मैं फर्स्ट डिवीजन से मैंने क्लास पास कर ली। और उसके बाद मुझे पता चल गया कि अच्छा, पास ऐसे होते हैं। उसके बाद मैंने सीए नहीं, सीए के बाद बहुत सारे एग्जाम होते हैं, डीसा होता है, ड्रीम होता है, फॉरेंसिक होता है। आने वाले समय में एक नई चोरी होने वाली है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। उसकी पढ़ाई भी करके विदेश से आया हूँ। अभी तक हमने चोरी के 2 लेवल देखे। एक चोरी जिसमें घर में ताला तोड़ते हैं, ठीक है, चाकू उड़ाते हैं, गर्दन पकड़ते हैं और पैसा लेते हैं, लाइए पैसे दीजिए, या चुरा के पैसे ले जाते हैं। ये चोरी का लेवल 1 था, V1। क्या था ये? V1 की चोरी थी। चोरी का सेकंड लेवल आया जिसमें चोर पढ़ लिख गए। क्या हो गए? चोर क्वालिफाइड हो गए। उनको समझ में आने लगा कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, आईटी सेक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद चोरों ने क्या करा? पढ़ाई लिखाई करके सीधा कंप्यूटर से जाके चोरी करने लगे। किससे? यानी आपके मोबाइल, आपके अकाउंट में सीधा हैक कर देना और हैक करके पैसे निकाल देना। यह चोरी का सेकंड लेवल है। चोरी का तीसरा लेवल जो बहुत जल्दी इंडिया में आ सकता है,
कई कई पर विदेशों में घटना हो चुकी है। उस चोरी का तीसरा लेवल बड़ा यूनिक है, जिसकी मैं पढ़ाई करके आया। उसमें क्या होगा, वो आपका दोस्त बन के आपके पास आएंगे, ठीक है, आपसे बातचीत करेंगे और आपके दिमाग में ढेर सारे आईडी, पासवर्ड, घर की चाबी किस गमले में रखी है, घर की चाबी किस संदूक में रखी है, ये सारे आपके दिमाग में रहते हैं। तो वो सपनों के माध्यम से आपके दिमाग में घुसेंगे और चोरी करेंगे। ये चोरी का तीसरा लेवल है। दोस्तों, हमसे ज्यादा चोर अपडेट होते जा रहे हैं, इसलिए हमको भी अपडेट होने की आवश्यकता है। आपने बड़े ध्यान पूर्वक एक छोटी सी कहानी जो मैंने शेयर की, उसको आपने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको 5 मिनट और एक चीज सुनाना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। डियर फ्रेंड्स, कोई बता सकता जिद का मतलब क्या होता है? जिद बताइए, जिद क्या होती है? जिद के बारे में, जिद ऑब्स्टिनेट, इंग्लिश जिद के बारे में क्या? जिद के बारे में बताइए, आप बताइए सरदार जी, बताइए। तेज बोलो, सरदारों जैसा, जोर से, क्या कहना चाहते? जो बंदा अपनी बात पे अड़ा रहे, मतलब किसी और की बात ना माने, उसको डियर स्टूडेंट, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपके IQ का टेस्ट लेंगे। उस IQ टेस्ट से हमें पता चलेगा कि आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग है, रीजनिंग, वो किस लेवल की है, और साथ में गिफ्ट भी देंगे। बैठ जाइए। क्या है, बोलिए फिर से, उनके पीछे बताइए, जितने क्या होती है बेटा? आप बताओ, स्मार्ट लग रहा है, हैंडसम, जो अपनी बात पे अड़ा रहे। बात पे अड़ा रहे। पीछे बताइए, मैडम बहुत ध्यान से देख रही है। आपके पीछे वाला मैडम, हाँ मैडम, इनको आप पीछे। अरे जिद के बारे में बताइए, जिद क्या होती है? जिद क्या होती है? जिद क्या होती है? जिद क्या होती है? देखिए, आप कितनी भी डिग्रियां ले लें, मैं आपको एक हॉट स्टार का वीडियो दिखाने वाला हूं, जिस वेब सीरीज मैंने काम किया है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, चोरी नहीं कर सकते हमें। आप बताइए, बाजू में सेम। चलिए, जिद जो होती ना, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आई एम करेक्ट? जिद जो होती है नकारात्मकता हो सकती है, ठीक है, सकारात्मकता वाली हो सकती है, उसका मिला जुला स्वरूप हो सकती है। दोस्तों, जब मैं छोटा था, मैं बहुत जिद करता था। मुझे याद है, एक दिन मैं टेप बजा रहा था। जब मैं टेप बजा रहा था, तो मेरे पिताजी आए और उस टेप को उठा के फेंक दिया। मैं बहुत गुस्से में आ गया, मैंने कपड़े फाड़ लिए और रोड पे जाके लेट गया। मैंने कहा, मेरे पिताजी ने मेरा टेप तोड़ दिया है। मेरी माँ ही तोड़, अरे क्या हुआ, लू लग जाएगी। मैंने कहा, उन्होंने मेरा टेप तोड़ दिया, उन्होंने टेप तोड़ दिया, वो अच्छे नहीं है, गंदे पापा है। वो उन्होंने टेप, इस तरह मैं जिद करने लगा, लोटपूट होने लगा रोड में। मेरी माँ को बहुत टेंशन होने लगी, ये बीमार ना हो जाए। दोस्तों, ये जिद नकारात्मकता वाली थी, जो मैं आज आपको बताने प्रयास कर रहा हूं कि हम जब छोटे होते हैं तो जिद करते हैं कि आप हमें मोबाइल फोन दिलाइए, आप हमें कंप्यूटर दिलाइए, आप हमें ये सामान दिलाइए, तो हम स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे या ये किताब पढ़ेंगे। जबकि सच में वो जिद हमारे अपने लिए होती है, उससे हमारा भविष्य बनता है। तो मेरी माँ बहुत परेशान होने लगी। मैंने बोला, पिताजी ने मेरा टेप तोड़ दिया है और मुझे नया टेप चाहिए, वो भी डबल कैसेट वाला। कैसा? जिसमें एक साथ 2 कैसेट निकले, वो चाहिए मुझे।
वो केले बहुत महंगा आता है बेटा। मैंने कहा मुझे नहीं मतलब है। सच में आज मैं इस बात को सोचता हूँ तो मैं कितना दुखी होता हूँ कि उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी जिद कर रहा था फालतू की। और मैं करीब 3 बज गए, मैं वहीं रोड पर पड़ा रहा। अंत में मेरी माँ ने पता नहीं क्या सोना गिरवी रखा उसने अपना, या मेरी माँ कटोरा पहनती थी, कटोरा ऐसे चांदी का बेल्ट जैसा होता था वो पहनती थी, और पाँव में चांदी की वो छल्ले होते थे जिसको हम लच्छे बोलते, वो पहनती थी। मुझे याद है उसने गिरवी रख के और ब्याज पर पैसा लेकर आई और मुझे लेकर वो गई। मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों, आज इतना दुख होता है कि मतलब मैंने उसके लिए इतना परेशान उसको जीवन में किया। मैंने परेशान इसलिए किया क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आपको बताने वाला कोई है। मुझे मालूम नहीं था इस सब बात, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिद करें अच्छे मकसद के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए। उसके बाद मुझे वो दुकान पे लेके टेप दिलाने, घोड़ो नक्काश बजा के मैं जिद करने लगा, मुझे ये वाला टेप दिलाओ, नेशनल वाला, नेशनल का टेप चाहिए, वो भी लाल कलर में। वो 9,900 रुपये कुछ का था उस समय। उसने जैसे तैसे करके वो दिलाया। जिंदगी में जब ये पल सोचता हूँ तो मैं बहुत दुखी रहता हूँ। और वो टेप आज भी आपको आखिरी में दिखाऊंगा, मेरे ऑफिस में वो रखा हुआ है, जिसे मैं दिन रात देखता रहता हूँ। ये छोटी छोटी मेरी यादें हैं जिसे मैं कहीं भूल नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप इन बातों को ध्यान दें। तो दोस्तों, आज हम एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं, वो चालू कर देंगे आप।